गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद की विशेषताओं पर। इसमें सबसे पहली विशेषता है क्षेत्र के आधार पर प्रशासन का विवेकीकरण पाया जाता है। राष्ट्रीय एकता के लिए जब सभी इकाइयों पर एक ही राजनीतिक विचारधारा, भाषा, प्रतिमान आदि थोपे जाते हैं तो प्रतिक्रिया स्वरूप सामाजिक सांस्कृतिक प्रति आंदोलन किया जाता है। संघात्मक संरचनात्मक से अधिक उपसंस्कृतियां स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक प्रति आंदोलन करती हैं। इसी प्रकार इकाइयों में राजनीतिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए पृथक्करण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। नेक्स्ट विशेषता है क्षेत्रीयता स्थानीय देशभक्ति तथा क्षेत्रीय श्रेष्ठता की भावना को बल देती है। एक क्षेत्र के लोगों में सांस्कृतिक समानता पाई जाती है। उनके विचार, आदर्श, कला, धर्म, प्रथा, रीति रिवाज एवं भाषा में एक रूपता पाई जाती है। उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक हित या समस्याएं समान होती हैं। अतः वे एकता के सूत्र में बंध जाते हैं तथा अपने क्षेत्र के प्रति उनमें प्रगाढ़ देशभक्ति की भावना होती है। कभी कभी तो वे राष्ट्रीय हितों को भी तिलांजलि देकर क्षेत्रीय हितों की रक्षा करते हैं और अपने क्षेत्र को अन्य क्षेत्र एवं राष्ट्र से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय संघर्ष एवं तनावों का जन्म होता है। नेक्स्ट है क्षेत्रवाद एक सीखा हुआ व्यवहार है। प्रत्येक क्षेत्र की एक संस्कृति होती है जिसे वहाँ के निवासी सीखते हैं। यह उन्हें वंशानुक्रम में नहीं मिलती। नेक्स्ट है संकीर्ण क्षेत्रवाद क्षेत्रीय स्वशासन एवं पृथक्करण को बल प्रदान करता है। जब लोगों में संकीर्ण क्षेत्रवाद पाया जाता है और वे अपने ही क्षेत्र को दूसरे क्षेत्रों से श्रेष्ठ समझते हैं तो ऐसी स्थिति में वे क्षेत्रीय स्वशासन तथा केंद्र और राष्ट्र से पृथक होने की मांग करते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रवाद संकीर्ण मनोवृत्ति का सूचक है। क्षेत्रवाद संकीर्णता पैदा करता है क्योंकि एक क्षेत्र के लोग अपनी भाषा, संस्कृति, आदर्श और सिद्धांतों को ही श्रेष्ठ एवं दूसरे क्षेत्र की संस्कृति को हीन समझने लगते हैं। राष्ट्रभक्ति के स्थान पर क्षेत्रवाद में स्थानीय वफादारी को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये सभी क्षेत्रवाद की विशेषताएं हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी कारकों पर। कौन कौन से कारक हैं जो क्षेत्रवाद को समाज में लाने के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें सबसे पहला है राजनीतिक कारक। क्षेत्रीयता को जन्म देने में प्रमुख कारक केंद्र व राज्यों के तथा एक राज्य या राज्यों के तनावपूर्ण संबंध भी हैं। ये तनाव कई कारकों को लेकर उत्पन्न हुए, जैसे विभिन्न प्रोजेक्ट्स किस प्रांत में लागू किए जाएं, केंद्र से दी जाने वाली आर्थिक सहायता, प्रांतों द्वारा अधिकाधिक खाद्यान्न प्राप्त करने की मांग, प्रांतों का सीमा निर्धारण, नदी के पानी का बंटवारा। ये सभी कारक हैं जो राजनीतिक कारक माने जाते हैं जो क्षेत्रीयता को समाज में लेकर आते हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए स्थानीय एवं प्रांतीय राजनीतिक दबाव समूहों का उदय हुआ जिन्होंने स्थानीय राजनीति को जन्म दिया। कई राजनीतिक दलों ने भी क्षेत्रवाद की भावना को उभारा है। दूसरा कारण है आर्थिक कारक। क्षेत्रवाद की भावना को जन्म देने में आर्थिक कारकों ने भी योगदान दिया। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों ने अपने यहाँ उद्योग खोलने की मांग की। ऐसा करते समय वे यह भूल जाते हैं कि आर्थिक दृष्टि से वह उद्योग उस क्षेत्र में लाभदायक सिद्ध होगा या नहीं। जब प्रांतीय दबाव बढ़ जाता है तो उद्योग के आर्थिक दृष्टिकोण को त्यागना होता है। योजना बनाने वाले के सम्मुख भी तब एक समस्या आ जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। क्षेत्रवाद को जन्म देने में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का भी योगदान रहा। भाषा, संस्कृति आदि की समस्याओं और क्षेत्रीय आधार पर बनी सेनाओं जैसे
शिवसेना, लक्षित सेना, हिंदू सेना आदि ने भी क्षेत्रवाद को बढ़ाया है। इन सेनाओं का उद्देश्य सामुदायिक समस्याओं को हल करना था। भारत की भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि संपूर्ण भारत भौगोलिक दृष्टि से कई भागों में विभक्त है। इससे एक भौगोलिक क्षेत्र में एक प्रकार की संस्कृति ने जन्म लिया, जबकि दूसरे ने दूसरी प्रकार की संस्कृति ने। एक सांस्कृतिक क्षेत्र अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझता है। सांस्कृतिक श्रेष्ठता के दावों को लेकर भी क्षेत्रवाद पनपा है। नेक्स्ट है भौगोलिक कारक। भारत में क्षेत्रवाद को जन्म देने में भौगोलिक कारकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत मुख्यतः 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। सबसे पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा गंगा सिंधु का मैदान, तीसरा दक्षिण का पठारी भाग और चौथा समुद्र तटीय भाग। ये 4 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं और इन चारों ही भौगोलिक क्षेत्रों की जो भौगोलिक विशेषता है, जैसे मिट्टी, जंगल, भूभाग की आकृति और मौसम, एक विशिष्ट प्रकार की हैं जो दूसरे भूभाग से नहीं मिलती। भौगोलिक विभेद ने वहाँ के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामूहिक जीवन को प्रभावित किया और एक विशिष्ट रूप प्रदान किया। यही कारण है कि एक क्षेत्र की भाषा, धर्म, निवास व्यवस्था, प्रथा, रीति रिवाज एवं आर्थिक हित दूसरे से भिन्न है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों में क्षेत्रवाद की भावना को बल मिला है। अगला है ऐतिहासिक कारक। भौगोलिक कारकों की भांति ऐतिहासिक कारकों ने भी क्षेत्रवाद को जन्म दिया। प्रत्येक क्षेत्र का अपना एक इतिहास रहा है। प्राचीन समय में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा राज करते थे। प्रत्येक सामंत का एक सीमा तक राज्य का विस्तार था। एक राजा अथवा सामंत के शासन के अधीन रहने वाले लोगों में सांस्कृतिक, सामाजिक एकता एवं समानता पनपी। संपूर्ण भारत अभी भी राजनीतिक दृष्टि से अंग्रेजों के काल से चंद्रगुप्त व अशोक के काल को छोड़कर एक शासन के अधीन नहीं रहा। इतिहास ने ही क्षेत्रीय भिन्नता विरासत में दी, जो आज तक समाप्त नहीं हुई है। क्योंकि अगर हम इतिहास को देखें तो जो भारत है वो राजनीतिक दृष्टि से अंग्रेज़ों के काल में और चंद्रगुप्त और अशोक के काल में ही एक रहा। बाकी सभी राजाओं और महाराजाओं के काल में एक राजनीतिक राज्य नहीं रहा। इसीलिए इतिहास में जो क्षेत्रीय भिन्नता हमें मिली है वो विरासत में मिली और उसको हम आज तक समाप्त नहीं कर पाए। नेक्स्ट है भाषावाद। क्षेत्रीय भावना को बढ़ावा देने में भाषा की समस्या ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक क्षेत्र के लोग एक भाषा का प्रयोग करते हैं। अपनी ही भाषा, उसकी शब्दावली, शैली एवं साहित्य को लेकर भारत में अनेक बार दंगे हुए हैं और यह समस्या आज भी वैसी की वैसी या ज्यों की त्यों ही बनी हुई है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारक। अपने क्षेत्र के प्रति मानसिक लगाव तथा उसकी उन्नति की भावना ने भी क्षेत्रवाद को जन्म दिया। लेकिन यह भावना जब ईर्ष्या, द्वेष एवं संघर्ष का रूप ले लेती है तो राष्ट्रीय एकता को भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। ये सारे कारक हैं जो क्षेत्रीयता के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद के दुष्परिणामों के बारे में। इसके परिणाम स्वरूप समाज में हमें क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या दुष्परिणाम हमारे सामने आए, उन सब के बारे में। इसमें सबसे पहला बिंदु है विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष। क्षेत्रवाद ने विभिन्न क्षेत्रों के बीच तनाव एवं संघर्ष पैदा किया। प्रत्येक क्षेत्र यह चाहता है कि उसके यहाँ कोई कारखाना लगे, प्रोजेक्ट शुरू हो, विश्वविद्यालय खुले और उसे ही केंद्र द्वारा अधिकाधिक सहायता प्रदान की जाए। दूसरा दुष्परिणाम राज्य एवं केंद्रों के बीच तनाव। क्षेत्रवाद को लेकर राज्यों एवं केंद्र के बीच तनाव पैदा हुआ। केंद्र सरकार जब किसी पिछड़े राज्य के हितों का अधिक ध्यान नहीं रखती तो वह केंद्र से रुष्ट होकर आंदोलन करता है, या किसी क्षेत्र को अधिक सहायता दे दी जाती है तो दूसरे क्षेत्र वाले जो लोग हैं वो रोष प्रकट करते हैं। नेक्स्ट दुष्परिणाम जो है वो है स्वार्थी नेतृत्व का उदय। क्षेत्रवाद की भावना का स्वार्थी राजनेता शोषण करते हैं।
जब उनके पास और कोई हथियार नहीं होता तो वे क्षेत्रीय हितों की दुहाई देकर लोगों की भावनाओं को भड़काते तथा सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो लोग सच्चे रूप में राष्ट्र विरोधी हैं। नेक्स्ट है भाषावाद का उदय। प्रत्येक क्षेत्र का संबंध एक भाषा विशेष से भी है। जब कभी क्षेत्रवाद का नारा बुलंद किया जाता है तो भाषा की समस्या भी उठ खड़ी होती है। भाषा को लेकर लोगों में तनाव पैदा हो जाता है और प्रत्येक व्यक्ति का अपनी मातृभाषा के प्रति मानसिक लगाव पाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता एवं प्रजातंत्र को खतरा। क्षेत्रवाद के कारण पारस्परिक तनाव, द्वेष एवं संघर्ष पैदा होता है जो राष्ट्र एवं प्रजातंत्र विरोधी है। क्षेत्रवाद एकता के स्थान पर पृथक्करण पर जोर देता है। तो ये सारे दुष्परिणाम हैं जो क्षेत्रवाद के परिणाम स्वरूप हमें समाज में, हमें राष्ट्र में, हमें देश में देखने को मिले। आगे हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो हैं क्षेत्रवाद की भावना को दूर करने के उपाय। हम किस प्रकार से क्षेत्रवाद की भावना को समाज से, व्यक्ति से दूर कर सकते हैं, उन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय भावना का प्रसार। देशवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना का संचार किया जाए, इसके लिए चलचित्र, रेडियो, पत्र पत्रिका, सम्मेलन आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। लोगों को यह बताया जाए कि राष्ट्रीय हित में ही सभी क्षेत्रों के हित समाये हुए हैं। दूसरा है राष्ट्रीय इतिहास पर बल। लोगों को हमारे गौरवशाली इतिहास की जानकारी कराई जाए तथा उन्हें यह बताया जाए कि किस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने क्षेत्रवाद की भावना का दमन करके देश को एकता के सूत्र में पिरोया। नेक्स्ट है क्षेत्रवादी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध। ऐसे राजनीतिक दल जो क्षेत्रवाद के आधार पर बने हुए हैं और क्षेत्रीयता को भड़काते हैं, उनको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उनके निर्माण पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके उदाहरण अगर हम देखें तो इसमें हरियाणा विकास पार्टी, लक्षित सेना, कुकी नेशनल एसोसिएशन, नागालैंड नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम, मणिपुर हिल यूनियन, महाराष्ट्रवादी गोमांतक दल आदि कुछ दल हैं जो क्षेत्रवाद की भावना पर आधारित हैं, क्षेत्र के हिसाब से बनाए गए हैं। इस प्रकार के दलों को रोकना चाहिए। नेक्स्ट है यातायात के साधनों का प्रसार। नवीन यातायात के साधनों का अधिकाधिक प्रसार एवं विस्तार किया जाए, जिससे लोगों की गतिशीलता बढ़ेगी और विभिन्न क्षेत्रों के लोग जब परस्पर मिलेंगे जुलेंगे तो उनकी संकीर्ण क्षेत्रवाद की भावना दूर हो जाएगी। अगला है शिक्षण संस्थाओं में क्षेत्रीय आधार पर चयन रोका जाए। आजकल प्रत्येक शिक्षण संस्था एवं विश्वविद्यालय में छात्रों को प्रवेश देने से पूर्व यह देखा जाता है कि वह किस क्षेत्र का है। इस प्रवृत्ति को समाप्त किया जाए और सभी क्षेत्र के लोगों को समान रूप से शिक्षा की सुविधा प्रदान किया जाए। इस प्रकार भी हम क्षेत्रवाद को समाज से दूर कर सकते हैं। अगला है राष्ट्रीय भाषा का प्रसार किया जाए। सारे देश में हिंदी का प्रसार किया जाए। जब तक सभी क्षेत्र के लोग इसे सहर्ष स्वीकार नहीं कर लें, उन पर हिंदी थोपी नहीं जाए। साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं को भी महत्व दिया जाना चाहिए। भाषाई झगड़ों का उचित समाधान किया जाना चाहिए। अगला बिंदु है आर्थिक असंतुलन को समाप्त किया जाए। क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त आर्थिक विषमता भी उत्तरदायी है। अतः यह विषमता दूर की जानी चाहिए। इसके लिए केंद्र उन राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करें जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। अगला है केंद्र व राज्यों के बीच मधुर संबंध कायम किए जाएं। केंद्र द्वारा राज्यों के प्रति किसी प्रकार का पक्षपात नहीं बरता जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी प्रांतों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। केंद्र सरकार को राज्य सरकार एवं क्षेत्रीय नेताओं को ऐसे अवसर नहीं देने चाहिए जिससे उनमें कुंठा की भावना पैदा हो, जो क्षेत्रवाद का रूप धारण कर भड़क उठे। सीमा विवादों को भी शांतिपूर्वक तरीकों से हल करना चाहिए। अगला है सांस्कृतिक एकीकरण।
सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा मिलना चाहिए। विभिन्न क्षेत्र के लोगों के खेलकूद, नाटक, नृत्य, गीत एवं संगीत तथा रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि उनमें पारस्परिक सद्भाव एवं सहयोग पनपे और क्षेत्रवाद की संकीर्ण मनोवृत्ति समाप्त हो जाए। अगला बिंदु है दबाव की राजनीति से शक्तिपूर्वक निपटा जाए। जो लोग आत्मदाह, त्यागपत्र, हड़ताल एवं आंदोलन करने की धमकी देते हैं एवं अपने क्षेत्र की उचित व अनुचित मांगों को मनवाने के लिए दबाव डालते हैं, उनके प्रति कठोर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए, क्योंकि अनुचित मांगों को मनवाना उपयुक्त नहीं है। ये सारे जो उपाय हैं, ये सारे जो क्षेत्रवाद के निराकरण के उपाय हैं, क्षेत्रवाद को हम इन भावनाओं के द्वारा दूर कर सकते हैं। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि क्षेत्रवाद की भावना एक ऐसा कुष्ठ रोग है जो राष्ट्र की सुंदर छवि को बिगाड़ देता है। स्वार्थी नेता अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए क्षेत्रवाद का नारा बुलंद करते हैं और क्षेत्रवाद की इस संकुचित धारणा से मुक्ति पाना राष्ट्रहित में आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।